गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन कल हम लोगों ने किए थे और आप लोगों को कल होमवर्क दिया गया था। कौन से क्वेश्चन कल होमवर्क दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8 होमवर्क किया था। तो मैंने कहा था कि होमवर्क करे होंगे तो ही आज के सेशन में आओगे। तो आप लोगों ने ये होमवर्क करे है कि नहीं करे? क्वेश्चन नंबर 4, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो ऑल ऑफ यू। अब आप ये बताओ मुझे कि होमवर्क करे कि नहीं करे आपने क्वेश्चन नंबर 4, 6 और क्वेश्चन नंबर 8। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि आप लोगों को जो भी हम लोग जब सेशन ये शुरू होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं जब मैं एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोगों को तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप जो भी डाउट्स अगर आपको आते तो आप नोट डाउन करके रखो। और ब्रेक के पहले मैं क्या करा करूंगा कि ब्रेक के 10 मिनट 5-10 मिनट पहले आप जो भी डाउट आपको आए तो वो मैं आपसे पूछा करूंगा, फिर एक एक करके 1-to-1 डिस्कस करेंगे। और ब्रेक के बाद फिर हम जब शुरू करें तो बीच में आपके डाउट्स आए तो मैं क्यों कोई कंसेप्ट बोल पाऊंगा तो ये बेहतर होगा कि मैं पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूं। और फिर एंड में आपके जो भी डाउट्स होते वो लिख के रखो और फिर एंड में सेशन खत्म करने के पहले हम लोग डाउट जो भी 1-to-1 में आपके करूँ। लेकिन कोई मैं बोलते रहो कोई चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो कंसेप्ट पूरा बोला भी नहीं रहता हूं। तो आपको अगर कोई डाउट आता भी क्वेश्चन सिर्फ आप उसको लिख लेना, रफली कहीं लिख लेना और फिर हम उसको आपका कोई भी ऐसा एक भी डाउट नहीं रहेगा जो मैं आंसर नहीं दूंगा। सारे के सारे डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे कर रहे हैं और वो मगर जब मैं पहले आपका चैट आखिरी में देखूंगा फिर उसके बाद आपके डाउट्स को रिप्लाई करते जाऊंगा। यस सर, डन, ओके, कर लिए होमवर्क। ओके, होमवर्क सबने करे, गुड, वेरी गुड। सो आप लोगों को अगर होमवर्क में भी कोई डाउट है तो मैंने जैसे कहा कि आपको सेशन खत्म करने के पहले मैं आपको बोलूंगा आपको जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। तो उस जगह पे जो होमवर्क के भी कोई डाउट्स है तो आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। यस सर, डन, वेरी गुड। तो बस रोज का रोज आपको करना रहेगा। सो कल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 क्लास में किए थे, 6, 7, 8, 9 सेवेंथ क्वेश्चन में एक आपने जो नया पॉइंट कल हम लोगों ने आपने सीखे दैट इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल आइटम। तो जब भी एबनॉर्मल आइटम होता है तो हम लोगों को क्या करना है? यस सर, होमवर्क। ओके, अब मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप कहीं नोट कर लेंगे। ओके, अब ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कल हमने किए थे तो इसमें हमने देखी थी कि नया पॉइंट हम लोगों ने कल सीखे थे एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड कि जब भी कोई भी एबनॉर्मल आइटम आता है तो हम एबनॉर्मल आइटम को क्या करते हैं कि हम लोग उसको सेपरेटली बताते। क्यों सेपरेटली बताते? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हम कैलकुलेट करते वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता है कि जो नॉर्मल गुड्स जब हम नॉर्मली सेल करेंगे तो वो गुड्स पे हमको गुड्स पे कितना हमने प्रॉफिट जमा जो नॉर्मल गुड्स बेचने पे। सो एबनॉर्मल आइटम पे वो जीपी रेशियो नहीं लगता है क्योंकि एबनॉर्मल आइटम हमने वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बेचे नहीं है। इसीलिए हम लोग एबनॉर्मल आइटम के एक अलग से कॉलम बनाते हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम का हमने अलग से कॉलम बताए थे और एबनॉर्मल आइटम के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमको देता है कि किस प्राइस पे उसको बेचा गया, किस प्राइस पे उसको बेचा गया, प्रॉफिट में बेचा है कि नुकसान में बेचा है, वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर एबनॉर्मल आइटमों के ये नॉर्मल याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक आपको फुल कॉस्ट पे लिखना है और एक क्लोजिंग स्टॉक भी आपको फुल कॉस्ट पे। आज क्लोजिंग स्टॉक पे कुछ चीजें आएंगी, आपकी नई चीजें आप सीखोगे तो उसको फुल कॉस्ट पे लिखना है। हाँ, उसकी वैल्यू कम ज्यादा जो भी होंगी, कोई जैसे सेल्वेज गुड्स की भी अगर मैं बात करूं जो डैमेज गुड्स हो जाते तो कॉस्ट से भी कम रहता है तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते कि सेल्वेज क्या वैल्यू कितने में बिक रहे। ठीक है, अब आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को फुल कॉस्ट पे लिखना रहेगा। अगर उसकी वैल्यू कम रही तो वो हम लोग नीचे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बनाते हैं, वहां पर हम उसको एडजस्ट करेंगे। आज के क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये जो कॉस्ट यहाँ पे लिखते हैं इससे कम है। आज के क्वेश्चन में आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आपको फुल कॉस्ट पे लिखना है और यहाँ पे एडजस्ट कराएं क्योंकि हम जो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हम कोई फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है। ये तो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए बना रहे कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था और उसकी कॉस्ट कितनी थी वो निकाल रहे। वो हमारा पर्पस है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कल आपने 7th में ये चीज आपने सीखे नहीं और 8 में
7 दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में फिर आपने कल देखे थे कि परचेज ऑफ मशीनरी आपने की और परचेज में आ गया था, लेकिन मशीनरी को जब आप परचेज करते हो तो वो फिक्स एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको आपने नॉर्मल परचेज में ले लिया। जब कोई गुड्स परचेज करते हैं वो परचेज अकाउंट में आता है, मशीनरी परचेज अकाउंट में आता है क्या? नहीं। इसीलिए जो परचेज ऑफ मशीनरी उन्होंने परचेज अकाउंट में ले ली तो हमने वहां पे क्या करे, उसको एडजस्ट करे। उसके बाद वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन भी होता है, कोई आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलूं, ये आई एम यूजिंग द वर्ड फिक्स एसेट पीपी इसलिए क्योंकि आप पहले फिक्स एसेट के नाम से बुलाते थे, अब आप सीए इंटर में ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ोगे, वहां पर आप सीखेंगे कि हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुलाते हैं फिक्स एसेट को। मैं अभी फिक्स एसेट ही बोलता हूँ। चलो, तो फिक्स एसेट के लिए अगर आपने कोई वेजेस इसके इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा हुआ तो वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, तो यहां पर ऐड नहीं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, इसलिए वेजेस में ले लिए तो वेजेस को अपन ने क्या करे वहां पे माइनस। या आपने कल नई चीज यहाँ पे सीखे थे। और उसके बाद सेल्स ऑन अप्रूवल वाला पॉइंट भी एक आपने कल यहाँ पे नया सीखे थे। तो सेल्स ऑन अप्रूवल क्या चीज होती है कि आपको अगर कस्टमर जिसको आपने गुड सेंड किया वो अप्रूव करता है तो ही वो सेल है। तो यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में देखिए थे 49,500 के गुड्स भेजे थे, लेकिन अप्रूव कितना किया था उसने? 1/3, तो वही सेल था। जो 2/3 अप्रूव नहीं किया था वो सेल नहीं था, तो वो आप सेल्स कंसीडर नहीं करते, सेल्स में से माइनस करते टू फाइंड आउट द एक्चुअल सेल। अब जो गुड्स हमारा कस्टमर के पास रखा हुआ है, जो गुड्स हमारा कस्टमर के पास रखा हुआ है, एक्चुअल में वो गुड्स सेल हमारा गुड्स जो सेल नहीं हुआ, जो उसने अप्रूव नहीं किया, लेकिन ये गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, गुड्स हमारा है, मालिक मैं ही हूं। तो यहां पर जैसे देखेंगे स्टॉक इन हैंड, मालिक मैं ही हूं, स्टॉक विद कस्टमर, मालिक मैं ही हूं, स्टॉक विद कंसाइनी, स्टॉक इन ट्रांजिट, ये सारे केसेस में आप देखोगे कि ओनर कौन है, ये मैं ही हूं जो बिजनेसमैन है। लेकिन ये जो गुड्स है वो हमारे कस्टमर के पास रखे रहते हैं। कभी आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है देखोगे कंसाइनी के पास रखे हुए या ट्रांजिट में है, तो वो गुड्स हमारे पास फिजिकली नहीं थे जिस दिन आग लगी। तो मेरे लिए रेलेवेंस क्या रखता है कि फिजिकल स्टॉक मेरे पास कितना था जिस दिन फायर हुई। सो हमारे पास जो कस्टमर के पास गुड्स रखा हुआ है वो हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे आप लेकर आते, ये सेल वैल्यू दिए, तो आपने ये 33,000 सेल वैल्यू तो उसको कॉस्ट पे लेकर आए और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि गुड्स मेरा कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसको एडजस्ट करेगा, दैट इज स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। ये आपने एक नया पॉइंट कल सीखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपने 9 सॉल्व किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का कॉम्बिनेशन था कि एबनॉर्मल आइटम्स भी थे, सेल्स ऑन अप्रूवल, ये सारे एडजस्टमेंट हमने वहां पे डिस्कस करे थे। अब आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। हर बात को आप ध्यान से मेरी सुनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग शुरू करेंगे और ध्यान से आप हर चीज सुनते जाएंगे। ओके, सो मैं यहां से शुरू करता हूं न्यू पेज से, क्वेश्चन डे 4। ओके, डे 4। ओके, सो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, कल 9 तक हुआ था हमारा, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, सो ध्यान से हर बात को मेरी आप सुनते जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2011 में आया, ये क्वेश्चन नवंबर 2011 में, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी है। A fire occurred in the premises of Macy's Fireproof Company on 31st of August 2010. From the following particulars relating to the period from 1st April 2010 to 31st of August 2010, you are requested to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The concern had taken an insurance policy for ₹60,000 which is subject to average clause. तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कितना है आपका 60,000 और डेट ऑफ फायर कितनी है आपकी 31st of August 2010। अब यहां पे उसने क्या, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31st March 2010, ये आप लोगों को यहाँ पे इसने लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस 1,70,000, वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन ₹3,000, सेल्स 2,42,000, सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, ये ड्रॉइंग्स है।
15,000 cost of goods sent to consignee on 16th of August 2010 lying unsold with them। अभी नया पॉइंट आप यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक ये सेल वैल्यू वाला है और ये आई थिंक सेंड टू कंसाइनी वाला भी अभी तक के नहीं आया है। ये न्यू चीज आप देखोगे इस क्वेश्चन में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1500 while valuing the stock at 31st March 2010 rupees 1000 were written off in respect of a slow moving item, the cost of which was rupees 5000. A portion of these goods were sold at a loss of rupees 500 on the original cost of rupees 2500. The remainder of the stock is now estimated to be worth the original cost. The value of goods salvage was estimated at rupees 20,000. ये आपको salvage value ये दी हुई है, salvage value. The average rate of gross profit was 20% throughout. अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है आप लोगों के कि हम लोग को कितना क्लेम करना है कैलकुलेट। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या उसने जीपी के पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उसने दे दिया है 20%। अब 20% अपन सेल्स का ही मानते हैं, जब कुछ नहीं बोलता तो 20% थ्रू आउट बोला तो दैट विल बी ऑन सेल्स ओनली। तो अब अपने को जीपी रेशियो यहाँ पे दिया है, इसीलिए आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि जीपी रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है? वहां पे ये दिया आपके पेज नंबर 13 में ये दिया हुआ है। ओके, पेज नंबर 13 में। सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st April to 31st of August 2010। देखो, आपसे बार बार मैं कहता हूं ये सीए इंटरमीडिएट बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी में है। ये सीए इंटरमीडिएट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सीए की कोर्स की जर्नी में। तो इसको हर चीज को आप लोग, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भी समय कम है और पढ़ना बहुत है, तो इसलिए रेगुलर होमवर्क करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे। कोई पार्टी शार्टी हुई तो बोले नहीं यार पढ़ाई पहले, उसने बोला किसी, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं 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 अरे चलना यार कैसी बोरिंग लाइफ है, तो बोला हाँ मैं बोरिंग में खुश हूँ बोलना, मैं बोरिंग लाइफ में खुश हूँ बोलना। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अभी किस पे फोकस करना है? पढ़ाई पे। पढ़ाई के अलावा आपकी लाइफ में अभी कुछ नहीं। सो मेहनत अपने को 8 से 9 महीने बस से करना है, उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी उसके सामने मेहनत कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? काबिलियत बहुत है। सीए फाउंडेशन क्लियर करके आप वो 25% में से बच्चे हो जिन्होंने क्लियर करे, तो इसका मतलब आप में टैलेंट तो है, टैलेंट तो आप में, बस इतना है कि मेहनत अभी अपने को और करना है। सीए इंटरमीडिएट में सारी चीजें हो जाएंगी, बस मेहनत से डरना नहीं। आप बोलेंगे सर क्या सर आप रोज रोज हमको ये समझाते हो कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं बेटा, आपको याद दिलाना पड़ता है ना, याद दिलाना पड़ता है कि हाँ मेहनत करना जरूरी है। ओके, टोटल का कॉलम बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ओके ओके चल ठीक है, डन। अब यहाँ पे हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए और उसके बाद अब एक एक चीज हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने हमको स्टॉक दिया है, वो है आपका 99,000 का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहाँ पे 3 कॉलम क्यों बनाए ये बोलना भूल गया मैं। 3 कॉलम क्यों बनाए बेटा? 3 कॉलम बच्चे इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप लोगों को एबनॉर्मल आइटम दिया है, तो इसलिए मैंने 3 कॉलम बनाया। ये समझ में आई चीज आपको? क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम दिया ना, इसीलिए। ओके, वो होता है ना, अभी आपको इस चीज का वो नहीं है, मतलब अभी आपने वो टेस्ट नहीं करे वो चीज को। जब आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे आप सीए इंटरमीडिएट जब क्रैक करोगे, आप इमेजिन करो एक बड़ी अच्छी सी फॉर्म में जब आपने ज्वाइन करे, आप मल्टीनेशनल कंपनीज पे ऑडिट करने जाओगे, जो आपको एक्सपोजर मिलेगा सारी चीजों का, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। और आपको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है जब आप आर्टिकलशिप करोगे, और जब अच्छी जगहों पे जाओगे तो आपको ऑडिट करने के लिए अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाओगे, तो जो आपको रिस्पेक्ट दी जाती है वो रिस्पेक्ट आपको
वो आपको और मोटिवेट करता है इनफैक्ट कि यार मैं और चीज करूँ और अच्छे से करूँ, लाइफ बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी सिर्फ 8 से 9 महीने फुल्ली फोकस्ड रहना है और उसके अलावा सिवाय पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमको स्टॉक दिया उसने एज पर बैलेंस शीट, यहाँ पर कितना दिया 99,000। अब बहुत अच्छे से बातों को समझना, आपने होमवर्क भी किए होंगे, उसमें भी शायद ऐसा एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन दिया था। अब मेरे को पिछले साल का तो ट्रेडिंग अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना नहीं, वो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है। जस्ट 1 मिनट, यस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखता हूं कि मुझे ओपनिंग स्टॉक मुझे 99,000 दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पे रीड करता एबनॉर्मल आइटम के बारे में एग्जामिनेशन में, देखो यहाँ गड़बड़ नहीं करना आपने, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाना नहीं है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है इसमें। मेरे को कहता है कि पिछले साल मैंने 1,000 रुपए का राइट ऑफ किया था, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम कितना है, पुअर सेलिंग लाइन 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का ये एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है, 5,000 रुपए। अब इसमें से क्या हुआ, हमने कुछ सेल कर दिए थे और कुछ हो सकता है अभी भी किस में रखा रहे, हमारा स्टॉक में रखा रहे। ओके, अब यहाँ पे वो कहता है कि ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2,500, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 रुपए थी, 500 के नुकसान पे बेचे। मतलब जिसकी कॉस्ट 2,500 थी, आपने 500 के नुकसान पे बेचे, 5 इसलिए माइनस करना, तो आपने कितने में बेचे एबनॉर्मल आइटम, 2,000 में। तो 2,000 में आपने एबनॉर्मल आइटम बेचे, अपना एबनॉर्मल आइटम कितने हजार में बेचे, 2,000 रुपए में बेचे। इसका मतलब 5,000 में से 2,500 की चीज एबनॉर्मल आइटम बेचे 2,000 में, लेकिन 5 में से 2,500 की चीज को बेचे, तो आपका स्टॉक में कितना बचा रहेगा, 5,000 में से 2,500 का बेचे, तो आपका 2,500 का स्टॉक में रखा हुआ है। लेकिन जब मैंने आपको सिखाया था कि फुल कॉस्ट पे अपने को लेकर आना है, तो जो भी चीज उसकी कम ज्यादा रहेंगी वो अपन एडजस्ट कर लेंगे बाद में, आपको जो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मेरे को फुल कॉस्ट पर हर चीज वहां पे चाहिए, बिकॉज वी वांट टू नो हाउ मच इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसकी कॉस्ट कितनी, तो इसकी वैल्यू कुछ कम ज्यादा अगर रही, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर की वैल्यू अगर कुछ कम रही तो बात अलग है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आप आगे क्वेश्चन देखोगे कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सैल्वेज, तो आपको पता जो गुड्स बच गया, कभी डैमेज गुड्स रहते रखे हुए, तो उसकी भी तो वैल्यू कम ही रहती ना, लेकिन अपन कहाँ एडजस्ट करते हो, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक में। मगर ये जो 5,000 रुपए एबनॉर्मल आइटम है, इसको मैंने, इसमें से 1,000 रुपए मैंने लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में राइट ऑफ करता, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को 1,000 रुपए कम लिखा था, तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा किस पे लेकर आने, ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके आने में। तो मेरा यहाँ पे जब मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा, सब आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको मैंने सिखाया, सबसे पहले आप टोटल के कॉलम में लिखोगे, फिर एबनॉर्मल के कॉलम में, और फिर नॉर्मल। एग्जामिनेशन में ऐसे जैसे रेडिंग से मैंने लिखा हूं, एग्जामिनेशन में आप मत लिख के ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आपको समझाने में लिख रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक दिया तो हमें 99,000 है, और जो पिछले साल राइट ऑफ करते हो 1,000 से ऐड करूंगा, तो टोटल मेरा आ जाता है 1,00,000 रुपए। अब बताओ आप मेरे को, ये 1,00,000 रुपए में एबनॉर्मल आइटम कितना है, 1,00,000 रुपए में एबनॉर्मल आइटम कितना है, 1,00,000 रुपए में एबनॉर्मल आइटम है 5,000 रुपए का। तो अगर 1,00,000 में 5,000 रुपए एबनॉर्मल आइटम है, तो नॉर्मल आइटम कितना हो गया आपका, 95,000। बच्चे इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए ऐड किया और यहाँ पे 5,000 रुपए लिखा। अरे भाई, पिछले साल राइट ऑफ 1,000 किए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1,000 इसीलिए मैंने यहाँ पे 1,000 लिखा, और यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1,000 लिखा, और यहाँ पर कितना लिखा मैंने, 5,000। टोटल एबनॉर्मल आइटम 5,000 का, तो इसको 5,000 ला लिया। और कुछ बच्चों को कल ऐसे डाउट आ रहे थे कि सर ये 1,000 रुपीज, तो ये जो इसमें ऑलरेडी 1,000 इंक्लूड है, ये 5 में 1,000 इंक्लूड ऑलरेडी, तो आपने फुल कॉस्ट पे लेकर, एबनॉर्मल आइटम की फुल कॉस्ट पे लेकर आए, तो अपने को फुल कॉस्ट पे लाना है, क्लोजिंग स्टॉक भी फुल कॉस्ट पे लेकर आना है। अब हमने एबनॉर्मल आइटम यहाँ पे लिखे 5,000, तो नॉर्मल कितना हुआ, 95,000। फिर क्वेश्चन में आगे हमसे कहता है परचेज है आपका 1,70,000, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू परचेज 1,70,000। जब आपको कुछ बोला नहीं है, तो सारा का सारा वो कौन सा है, नॉर्मल आइटम। कौन सा आइटम है, नॉर्मल आइटम, 1,70,000।
उसके बाद वेजेस वो कहता है 50,000 रुपीज के, लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस आपने दिए थे 3,000 रुपए, वो वेजेस उसमें इंक्लूड है। तो मेरे को बताओ, ये जो इंस्टॉलेशन के लिए आपने 3,000 रुपए दिए थे, तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा? ये ट्रीटमेंट जो 3,000 रुपए के, क्या वो नॉर्मल वेजेस है क्या? नहीं। वो किसमें नॉर्मल वेजेस है कि नहीं? वो इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा होगा। तो वो वेजेस की कॉस्ट आप वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। इसीलिए यहां पे आप लिखोगे टू वेजेस 50,000 माइनस 3,000, तो ये आपका आया 47,000। ये कितना है आपका? 47,000। 47,000। हाँ, एक सेकंड, परचेज में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज में कौन सा एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है? अच्छा, ये बोल रहे सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, ठीक है, उसको परचेज में भी कर सकते हैं, ये गुड्स यूज भी कर सकते हैं। देखो, उससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। एक काम करते हैं, उस पे ना वर्किंग नोट बना लेते परचेज पे। परचेज पे एक काम करो, वर्किंग नोट बना देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 वो लिख दो, अमाउंट चेंज कर दें। क्या होता है, परचेज में एडजस्टमेंट है, आप यहां भी कर सकते हो और उसको गुड्स यूज क्रेडिट में भी लिख सकते हो, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। लेकिन ठीक है, परचेज में एडजस्ट हम लोग कर लेंगे। ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वो पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किया, वो भी है, तो आप वो ये क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, बट इट्स ओके, उस पर वर्किंग नोट बनाते और हम परचेज में एडजस्ट कर लेंगे, बोथ आर करेक्ट। तो परचेज की फिगर थोड़ी सी अपनी चेंज होगी, कोई बात नहीं, वहां पे अपन उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और चेंज करूंगा परचेज की फिगर, डोंट वरी। तो वर्किंग नोट 1 में बना लूंगा 1,70,000। पहले आप वेजेस लिख लो, ये तो ये 57,000, ये आपका 47,000, 47,000, 47,000 वेजेस। ओके, अब एक काम करो, इसके नीचे आपने वो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और आपका एक रहता है आपका एवरेज क्लॉथ, उसके लिए स्पेस रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे लिखा, वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टेड कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड परचेज, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड परचेज। जो परचेज आपको दिया है, परचेजेस 1,70,000, 1,70,000 परचेज कितना है बेटा? 1,70,000। अब ध्यान से मेरी बात, यहां पे जो एडजस्टमेंट आपको दिया, एक आपका सेल्स पे मैं आता हूं 2 मिनट, ये वाला सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर। ध्यान से, जब भी कोई पार्टनर गुड्स लेके जाता है, ड्रॉइंग्स है वो, ये प्रोप्राइटर ले जाए, ये पार्टनर ड्रॉइंग्स है, तो वो ड्रॉइंग्स कॉस्ट पे लेके जाता है, अपने आप को ही नहीं बेचता वो, तो ड्रॉइंग्स पे। तो इस क्वेश्चन में नई चीज आपने सीखी कि यहाँ पे सेल वैल्यू दिया, उसने क्या दिया आपको? सेल वैल्यू दिया। तो सेल पे नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो मेरे को इसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ओनर ड्रॉइंग्स करता है वो कॉस्ट पे करता है, वो अपने आप को क्या बेचेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आप लेस ड्रॉइंग्स, पहले आप ड्रॉइंग्स लिखे, लेस ड्रॉइंग्स, मगर ये ड्रॉइंग्स कितना? यहां पे जो आपको क्वेश्चन में 15,000 रुपए दिया है, वो सेल वैल्यू, तो ये 100 है, तो कॉस्ट है 80, क्योंकि प्रॉफिट है आपका 20, तो 80 कितना? अगर ये 15,000 100 है, तो 80 कितना? वो आता है 12,000। तो 12,000 आपका ये क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया आपका। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये नई चीज आपने यहां पे सीखे। ये जो है आपका कैलकुलेशन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ओके, ये जो चीज यहां पर, ये कौन सी चीज, ये हाईलाइट कर देता हूं रेडिंग से, कि ये कौन सा हुआ आपका? ये यहां पे कॉस्ट पे आपने उसको लेकर आए। सर 1 टाइम सेपरेट करता है परचेज। ओके, आई डोंट नो क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, एनीवेज डाउट में, अब ध्यान से, तो यहां पे उसने लेकर गया, तो उसने क्या करा? उसको 12,000 रुपीज हुआ। अब क्या हुआ यहां पे? उसके बाद क्वेश्चन में हमको उसने कहा ये तो ये वाला पॉइंट है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल में बांटे, तो एंट्री क्या पास होती है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसकी एंट्री क्या पास होती है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसकी एंट्री पास होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आपने परचेज को क्रेडिट करेंगे 1,500 रुपए, तो यहां पर आप लिखो फ्री सैंपल्स दे सकते, फ्री सैंपल्स बोलो या एडवर्टीजमेंट बोलो, एक चीज है 1,500 रुपए।
तो आपका यहाँ पे कितना आएगा परचेज की फिगर, 1,70,000 माइनस 12,000 और फिर माइनस 1,500, तो ये आएगा आपका 1,56,000, 1,56,500, 1,56,500, ये आ गया आपका परचेज का फिगर। अब यहां पर आप जाओ, इसको यहां पर आप लिख लो 1,56,500, तो यहां पे आप लिखेंगे 1,56,500, 1,56,500, ओके, 1,56,500, ठीक है। वैसे ही आपने जो लिखे ना यहाँ पे, आप वो पूरा परचेज भी लिख सकते हो, तो जो ड्राइंग्स हो उसको क्रेडिट करोगे और जो आपने सैंपल में बांटे उसको भी क्रेडिट कर देंगे, तो वो बराबर नेट इफेक्ट से बता, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वैसा भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं और देखिए सेल्स आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 2,42,000। अब आप बताओ 2,42,000 में हमारा एबनॉर्मल आइटम का सेल्स कितना है, वो आप मेरे को जवाब दो। 2,42,000 में बोलो एबनॉर्मल आइटम का सेल्स कितना है, 2,42,000 में एबनॉर्मल आइटम का सेल्स कितना है। मैं यहाँ टोटल सेल्स तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं बाय सेल्स, ये आपका 2,42,000 का ये। अब बताओ एबनॉर्मल सेल इसमें कितना है आपका, जो नॉर्मल, उसके बाद फिर जो फर्स्ट अपन, करेक्ट आंसर, करेक्ट, 2,000 इज एबनॉर्मल सेल, तो नॉर्मल कितना हो गया आपका, 2,40,000, 2,40,000 आपका नॉर्मल सेल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी ऑन 16th of August 2010 लाइंग अनसोल्ड विद देम। देखो आपने कंसाइनी के पास गुड्स कब भेजे, 16 अगस्त को, और आग कब लगी, 16th of August को आपने गुड्स भेजे। आग कब लगी, आग लगी हमारे 31 of August को, मतलब 31 of August के पहले ही भेज दिए, तो जिस दिन आग लगी गुड्स हमारे पास था ही नहीं, तो ये हम ही मालिक की, हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन फिजिकली हमारे पास नहीं था। करेक्ट आंसर, कितने लोगों ने आंसर, 2, ओके, करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी, ये कॉस्ट गुड्स, ये आप कह सकते हैं गुड्स विथ कंसाइनी, डू यू रिमेंबर दैट, एक सेकेंड, गुड्स सेंड टू, आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़े ना, गुड्स सेंड टू कंसाइनी, ओके, पहले सबने, ओके, यस यस लिख रहा हूं, नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, वो लॉस भी लिखेंगे, डोंट वरी, ओके। इतना लिखे आपने, गुड्स सेंड टू कंसाइनी कितना करें, गुड्स सेंड टू कंसाइनी आपका हुआ है यहां पर 16,500, तो यहां पर आप लिखेंगे 16,500, 16,500, 16,500, ओके, 16,500, ध्यान से बेटा, ओके। अब वो लॉस का आप अभी भी लिख सकते हैं, जो लॉस बोल रहे हैं ना 500 रुपए, नीचे सेंटेंस पढ़ो तो वहां पर भी आ जाता है पॉइंट, तो आप चाहो तो अभी भी लिख सकते, लिख लो बाय लॉस एबनॉर्मल आइटम का था 500, तो ये 500, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन अपने से आगे कहता है, ये हमने सारे पॉइंट्स जो यहाँ के थे वो हमने लिख लिए। अब वो कहते हैं while valuing the stock at 31st March 2010 1,000 were written off in respect of a slow moving item, तो स्लो मूविंग आइटम तो वो इससे कनेक्टेड एक पॉइंट था, अपन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते। A cost of the cost of which was rupees 5,000. A portion of these goods were sold at a loss of rupees 500. Original cost rupees 2,500. तो अपने सेल्स में भी 2,000 लिख लिए, 2,000 एबनॉर्मल लिखे, और आपने जो आपका लॉस था 500 रुपए वो भी हम लोगों ने लिख लिए। उसके बाद द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ द गुड सैल्वेज। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म मतलब जो अब अपना काम यहाँ पे शुरू होता है। अब यहाँ पे आप टोटल करो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिए 20%, तो 2,40,000 का 20%, तो 2,40,000 का 20% वो आता है आपका 48,000, 48,000, 48,000, 95,000 प्लस 156,500 प्लस 47 प्लस
3,46,500, 3,46,500 माइनस 2,40,000 माइनस 16,500, तो ये आपका स्टॉक आ गया 90,000 रुपए। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये बैलेंसिंग फिगर है लेकिन है ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। Okay, 90 though. You can write down, in fact, stock in hand on the date of fire. Stock in hand on the date of fire. On the date of fire. Okay. तो ये आया आपका 90,000। अब इसके बाद एबनॉर्मल आइटम अपन ने कैलकुलेट करे भी थे पहले, ये आपका आया 2,500, क्लोजिंग स्टॉक 2,500। तो ये आपका आ जाएगा 346,500 प्लस 5,000, 351, 351,500 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 92,500। सो हमने कैलकुलेट कर ली स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये भी आपने एक नया पॉइंट है, गुड्स सेंट टू कंसाइनी, ये आपको पहले आया, आई डोंट नो, मेरे को शायद नहीं आया, एनीवे। तो ये आ गया हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब इसके बाद आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। एक है उसमें आपका नॉर्मल आइटम, नॉर्मल गुड्स, वो आपका 90,000 रुपए। एबनॉर्मल गुड्स वो है आपका 2,500। सो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल ये हो गया आपका 92,500। क्या क्वेश्चन में अपने को सेल्वेज दिया हुआ है? उसने पहले टोटल सेल्वेज दिया हुआ है कोई इसमें? लेस सेल्वेज गुड्स। क्वेश्चन में जो सेल्वेज गुड्स दिए वो दिया अपने को, कहां गया सेल्वेज? ये दिया 20,000 रुपए का। तो आप ये 20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका यहां पे अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ये आपका आएगा 92,500 माइनस 20,000, दैट्स कम 72,500। अब आप जवाब दो मेरे को कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था? जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना रखा था? वो था हमारे पास 92,500। और इसकी पॉलिसी अमाउंट कितनी थी बेटा? पॉलिसी अमाउंट जो हमने निकाल रखे थे, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में ऊपर कैलकुलेट करें 60,000। तो बताओ क्या एवरेज क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या? एवरेज क्लॉज क्या एप्लीकेबल यहाँ पे होगा क्या? जवाब दो, क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा? क्लेम निकाल लिए बच्चों ने डायरेक्ट। ओके, वो बाद में देखते क्लेम का अमाउंट आपका सही है कि गलत। यस, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन पॉलिसी अमाउंट। तो आप लिखेंगे अब एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज पॉलिसी अमाउंट is of rupees 60,000, whereas insurable sum, that is stock on the date of fire, is rupees 92,500. That means it is a case of under insurance. Hence average clause
will apply. Hence average loss will apply. So amount of claim equals to policy amount divided by stock on the date of fire multiply by loss of stock. So policy amount कितना है? That is 60,000. 60,000 is policy amount. Stock on the date of fire 92,500 and loss is 72,500. So amount of claim will be 60 divided by 92,500 multiplied by 72,500. That's come 47,027 रुपीज. ठीक है, 0.02 है अप्रोक्स. बहुत लोगों ने, अच्छा मैं ही सबसे पीछे चल रहा हूँ शायद, है ना? आप लोग आगे चल रहे हो और मैं पीछे चल रहा हूँ. ठीक है, मेरे सॉल्व करने के पहले ही आप लोग वहां पे आंसर्स लिख देते हो. वेरी गुड. ओके, डन. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है. अगर आपको, मुझे लगता नहीं, बहुत सिंपल था. हमने कुछ कंसाइनी वाला एक नया पॉइंट आया था इस क्वेश्चन में हमारा. मगर आपको कोई नई चीज आती है, जैसे कोई नई या कोई डाउट आ जाता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज, लेकिन कभी कोई डाउट है तो उसको नोट डाउन करके लिख लिया करो. ओके, करेक्ट यास्मीन, करेक्ट प्रिया, असना, आकाश, अनन्या, सुमित्रा, प्रिया. ओके, डन. ओके बेटा, करेक्ट. अब अपन आते, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते. द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर on 1st of June 2011. Record saved from fire shows the following particulars. क्या थी आपकी डेट ऑफ फायर? ओके, अब यहां पर देखो क्या है आपकी डेट ऑफ फायर. डेट ऑफ फायर इसने यहां पर दिया आपको 1st of June 2021. तो 1st of June 2021 को डेट ऑफ फायर, लेकिन साल कब शुरू हो रहा है? 1st of January. 1st of January. अच्छा, ये पिछले साल का. देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग नहीं तो सिंपल, आपको वैसे पता है कि आपको यहां पर इसने दिया है कि आपको 1st of January 2020, मतलब पिछले साल का ओपनिंग साल यहां पे शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, और 2020 का स्टॉक दिया. इसका मतलब है पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31st of December 2020 80,000. परचेज फॉर द ईयर 2020 4,75,000. परचेज रिटर्न फॉर द ईयर 2020 5,000. उसके बाद कैरेज इनवर्ड. अब देखो कैरेज इनवर्ड आपके लिए नई चीज मतलब बेसिक चीज है कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. सेल्स फॉर द ईयर 2020, सेल्स रिटर्न फॉर द ईयर 2020. तो आप अगर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020. तो 2020 से रिलेटेड परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब दिया उसने अपने को. लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट है कि आपने को परचेज, अच्छा यहाँ पे इसके अलावा कुछ है कि परचेज रिटर्न नहीं, ये सारी इस यहाँ पर. ठीक है, अब आगे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पीरियड 1st January 2021 टू 1st of June 2021. अब ये इस साल की इंफॉर्मेशन दी है जिस साल आग लगी. देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो. ठीक है, ये 1 जनवरी 2021 से लेके 1 जून तक डेट ऑफ फायर, इस साल की इंफॉर्मेशन है. क्रेडिट सेल ऑफ ₹2,50,000 विच कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल सेल्स. सेल्स रिटर्न फिर दिया 9,500. गुड यूज फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग ₹5,000. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कॉस्टिंग ₹2,700. वेजेस ₹25,000. Sales include goods sold on approval basis amounted to ₹81,000. No confirmation had been received in respect of 50% of such goods sold on approval basis. Stock on 31st December 2020 was calculated 20% लेस देन कॉस्ट. अब देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपको, ये इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अलावा वो ऊपर वाले जो टेबल में तो आपको 2020 की इंफॉर्मेशन उसने सारी दी हुई, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपकी 2020 की ही है. क्यों 2020 के क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, वो इस साल ये ओपनिंग स्टॉक होगा. तो इसमें भी वो कहता है कि उसको 20% लेस देन कॉस्ट, तो हमको फुल कॉस्ट पे लेके आना रहता है, तो इसको अपन फुल कॉस्ट पे लेके आएंगे. परचेजेस फॉर द पीरियड 1st January 2021 टू 1st of June 2021 इज ₹6,75,000.
Purchase return 10,000. Selling price was increased by 20% with effect from 1st of January 2021. अब ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो आप सीखने जाएंगे. नया पॉइंट ये रहेगा. Company had taken an insurance policy of rupees 70,000 which was subject to an average clause. The value of salvage good was rupees 21,967. You are required to compute the amount of the claim. ध्यान से आप सुनेंगे. तो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच कैसी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ध्यान से हर बात को मेरी आप सुनेंगे. तो यहाँ पर हम लोगों के पहले तो उसने पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी दे रखी, तो हम वो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का कैलकुलेट करेंगे. और फिर कुछ नई चीज इसमें आपको बोला है उसने, उस पर मैं बात करूंगा. लेकिन पहले तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप आपके नोट्स में, ये क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे. ठीक है, यहां पर आप लिखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि पेज नंबर 13 में. ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st January to 1st of June 2021. 1st January to 1st of June 2021. इसको आप ड्रॉ कर. देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एबनॉर्मल आइटम नहीं, एबनॉर्मल आइटम इस क्वेश्चन पे नहीं है, तो इसीलिए आप इसको सिंगल कॉलम जो रहेगा वो अपन बनाएंगे. ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. इसको वो परचेज में बहुत से एडजस्टमेंट अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड परचेज का एक वर्किंग नोट भी बना सकते. इसको आप ड्रॉ कर लीजिए 7-8 लाइन का. परचेज का अलग एक वर्किंग नोट ही बना लूंगा. यहाँ पे भी लिख सकते इनर कॉलम पे. तो क्या होता है एबनॉर्मल आइटम जब रहते हैं ना, तो जब फिर वो कॉलम ज्यादा रहते तो इसलिए वर्किंग, मगर यहाँ पर आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हो उसको. एनीवेज ये आप ड्रॉ करो, 7-8 लाइन का इसको ड्रॉ करो. ओके, उसके बाद स्पेस आपने रखना. यहां पर मेरे को स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बनाऊंगा मैं. स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक यहां पे बनाऊंगा, उसके लिए मैं स्पेस रख देता हूं. और उसके बाद यहां पे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक के बाद यहां पे एवरेज क्लॉज रहेगा. सो एवरेज क्लॉज के लिए स्पेस रख देता हूं. और उसके बाद फिर यहाँ पे एवरेज क्लॉज के लिए अंदाजन यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखा. उसके बाद कितना स्पेस लगता है जनरली, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट, सो फर्स्ट वर्किंग नोट हमें कौन सा पहला वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. ओके, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो यहां पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2020. तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 6-7 लाइन, 6 ज्यादा नहीं है परचेज, ठीक है इतना ड्रॉ करें, 7-8 लाइन. ओके, ओके, इसको ड्रॉ करेंगे. अब उसके बाद क्वेश्चन में हम देखते जाएंगे भी कि इंफॉर्मेशन जो लास्ट ईयर की जो उसने हमको दिया है, तो स्टॉक कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक. ये एक चीज ख्याल रखना, ये ना इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ. ये देखो, ये आपको ना ये वाला जो बॉक्स है, ये 2020 के क्लोजिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट है. तो यहाँ पे आप, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे 50,000 है आपका, ये जो आपका 50,000 ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसको इनर कॉलम में लिखना है 80,000 को. सो यहाँ पे आप लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 50,000. ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 50,000. उसके बाद क्वेश्चन में आपको उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया 80,000, लेकिन इसके बारे में एडजस्टमेंट में क्या बोला उसने कि स्टॉक ऑन 31st December 2020 was calculated 20% लेस देन कॉस्ट. मतलब अंडर वैल्यूएशन हुआ, कॉस्ट से 20% कम पे लिखे.
तो यहां पे जब अपन लिखेंगे इसको, यहां पे जब लिखेंगे तो यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक जब लिखेंगे, तो या बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स ऊपर आएगा इसलिए यहां पे मैं लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जब लिखेंगे 80,000 रुपए, 80,000 रुपए है वो 20% आपने कम पे लिखे, मतलब ये 80 पे लिखा गया, तो फुल कॉस्ट तो 100 कितना, वो 80,000 80 है, क्यों? क्योंकि 20% कम पे लिखे हुए, तो इसलिए वो 80 है, 100 नहीं। तो 80,000 अगर 80 है तो 100 कितना, तो ये अमाउंट आपका यहां पर आ जाता है 1,00,000 रुपए आपका, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्वेश्चन में आपको परचेज दिया है 4,75,000, लेकिन परचेज रिटर्न दिया फिर नीचे ही 5,000 रुपए का। तो यहां पे आप लिखेंगे डेबिट में टू परचेज 4,75,000 लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न 5,000 रुपए का। सो आउटर कॉलम में आपका ये चले जाएगा 4,70,000, 4,70,000। उसके बाद यहां पे कैरेज इनवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ओके सर, तो यहां पर आपका टू कैरेज इनवर्ड ये आपका कैरेज इनवर्ड कितना दिया अमाउंट, यहां पे ये कैरेज इनवर्ड दिया 20,000, 20,000। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर 2020 560 और सेल्स रिटर्न है 10,000। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स दिया आपको 5,60,000 लेस सेल्स रिटर्न 10,000 रुपए का। सो आउटर कॉलम पे आ जाएगा 5,50,000। अब यहां पे कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 5,50,000 प्लस 1,00,000 ये होता है आपका 6,50,000, 6,50,000 माइनस 50,000 माइनस 4,70,000 माइनस 20,000। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,10,000। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे इसके द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 1,10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स वो आपका है 5,50,000। सेल्स 5,50,000 लिखना, 5,60,000 था लेकिन सेल्स रिटर्न था 10 का, तो उसको बराबर लिखना। तो 1,10,000 5,50,000 ये आ गया आपका 20%। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%, करेक्ट। अभी हमने वर्किंग नोट 1 तो बना लिया सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप बोलेंगे बड़ा आसान था, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल अपन लगा देंगे। बड़े अच्छे से हर चीज को यहाँ पे समझना, ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे, क्योंकि 20% जो आपने लिखे ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इस पर अपना डिस्कशन अभी और होने वाला है थोड़ी देर बाद, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। अब यहां पर उसने अपने को इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे कि 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी क्रेडिट सेल दिया कितना 2,50,000 विच कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल सेल। इसके बाद अब आप एक वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट बनाएंगे अब इसके बाद। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स। ध्यान से, गड़बड़ होना नहीं चाहिए। मुझे बताओ क्वेश्चन में उसने अपने को सेल्स कितना दिया है, ये 2,50,000 रुपए इस साल का सेल दिया है, लेकिन ये सेल्स कितना बोलता है, वो कहता है कि 25% ही है टोटल, ये क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल 25% है, तो कैश सेल कितने परसेंट होगा? अरे कॉमन सेंस, क्रेडिट सेल 25% है टोटल सेल का, तो कैश सेल टोटल सेल्स का कितने परसेंट होगा? बताओ मेरे को कितने परसेंट होगा। यहां पे मैं लिखता हूं, पहले मैंने लिखा क्रेडिट सेल्स, जो कि क्वेश्चन में हमको क्रेडिट सेल दिया हुआ है। कितना दिया क्रेडिट सेल उसने?
क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया उसने अपने को 2,50,000। अब ये 2,50,000 उसने क्रेडिट सेल दिया, ठीक है। अब ये क्रेडिट सेल दिया है, अपने को टोटल सेल निकालना है, मगर ये क्रेडिट सेल पर वो कहता है कि क्रेडिट सेल 25% है टोटल सेल का। तो मैं कह सकता हूं कि ये टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, यही होगा ना। तो आप मेरे को बताओ यहां पे कि अगर ये क्रेडिट सेल जो क्वेश्चन में दिया वो 25% है, तो कैश सेल कितना होगा? ये क्रेडिट सेल आपका 25% दिया हुआ है, तो कैश सेल कितने परसेंटेज यहां पे होगा? कैश सेल कितने परसेंट यहां पे होगा? ओके देखो ध्यान से, यहां पे आवाज क्लियर आ रही? सर क्लास पॉज लैग, आवाज क्लियर आ रही है? आप मेरे को बताओ क्लियर आ रही है क्या? जस्ट 1 मिनट, आवाज क्लियर आ रही है? बफरिंग, जस्ट 1 मिनट। आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? आप ध्यान से, बफरिंग हो रही है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे। जस्ट 1 मिनट, ओके। जस्ट 1 मिनट, ओके। ओके जस्ट टेल मी कि आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को? देन विल फिर अपन शुरू करेंगे, ओके। ओके अब आवाज क्लियर आ रही है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कहां पे थे? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आप सेल्स करें तो आप लोग को क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रेडिट सेल कितना है? 2,50,000 रुपए। नाउ टेल मी, ये 2,50,000 आपका, यस करेक्ट क्लियर है, ओके। ये 2,50,000 आपका 25% है। क्वेश्चन में क्या लिखा उसने कि ये जो क्रेडिट सेल आपका है, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया 2,50,000 का, ये 25% टोटल सेल्स का है। तो मेरे को बताओ, अगर ये 25% है और टोटल सेल्स आपका यहाँ पे ये 100%, ये टोटल सेल्स आपका 100% है, तो ये यहाँ पे कैश सेल कितना होगा? 75% होगा ना। तो अपने को ये पता है कि क्वेश्चन में ये पता है कि क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल इज 25%। तो यहां पर अपन कैश सेल लिख सकते, वैसे टोटल सेल भी निकाल सकते डायरेक्ट। कैश सेल्स अगर क्वेश्चन में जो दिया है ये 2,50,000 जो आपका 2,50,000 जो है, 2,50,000 जो है, ये अगर 25% है तो 75% कितना? ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा? ओके ओके अब ये आपका 2,50,000 अगर 25 है तो 75 कितना? अभी आप यहां पे ध्यान दो, अभी इसका कैलकुलेशन चल रहा है अपना, इस पे डिस्कशन चल रहा है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अभी जीपी रेशो से क्या, जीपी रेशो तो ऑलरेडी हो चुका है ना डिस्कशन, इसका तो ऑलरेडी जीपी रेशो आ चुका है। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, ओके डोंट वरी। अब ध्यान से सुनो, तो 2,50,000 अगर 25% तो 75 कितना? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं तो 75 कितना? क्योंकि कैश सेल 75 है,
तो 2,50,000 अगर 25 है तो 75 कितना, वो है आपका बेटे 7,50,000। तो आपका यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया आपका, टोटल सेल्स कितना आ गया, टोटल सेल्स आपका यहाँ पर आ गया 10 लाख। ओके, ये टोटल सेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख रुपीस का आपका टोटल सेल्स आ गया आपका। ओके ओके करेक्ट। अब यहाँ पे ये टोटल सेल्स हमारा 10 लाख रुपए है। अब मेरे को क्वेश्चन में कहते हैं चलो सेल्स तो मैंने निकाले, सेल्स रिटर्न है मेरा, सेल्स रिटर्न कितना है 9,500 का। तो यहां पे लेस सेल्स रिटर्न जो हुआ वो हमारा 9,500 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ। अब क्वेश्चन में कहता है गुड यूज फॉर पर्सनल पर्पस कॉस्टिंग ₹5,000। अभी 5,000 रुपए ना अपने को परचेज में एडजस्ट करना है, तो ये पेंडिंग रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि 5,000 रुपए ये पर्सनल यूज के लेके गए, ये परचेज में एडजस्ट करना है। और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये 2,700 ये भी परचेज में एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद उसने वेजेस दिया है, तो वेजेस आप लिख लो, है ना, ये दो चीज अपने को परचेज में एडजस्ट करना है, ड्रॉइंग्स और वो सैंपल के लिए फ्री सैंपल जो उसने बांटा है। तो यहां पर आप वेजेस लिख लो, वेजेस का अमाउंट कितना है आपका 25,000। तो यहां पर आप लिखेंगे इस साल का जो आपने, अच्छा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अभी अपने लिखे नहीं है सच, लेकिन आप ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस रखना और उसके बाद परचेज का अपन एक वर्किंग नोट बना लेंगे और फिर यहां पर आप लिख लो एक मिनट, टू ओपनिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे, तो जब मैं लिख लूंगा ओपनिंग स्टॉक, तो वैसे अपन लिख सकते हैं ना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अपन, इस साल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना रहेगा आपका, ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पर कितना रहेगा 1 लाख रुपए। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अब परचेज का फिगर यहां पर जब आएगा टू परचेज, उस पर कोई वर्किंग नोट बना लेंगे। अभी वर्किंग नोट क्योंकि उसमें बहुत सारा वो, आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख लेंगे क्योंकि यहां पर भी उसको आप एडजस्ट करते हो। परचेज का फिगर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, परचेज का फिगर आपको दिया हुआ कितना है यहाँ पे 6,75,000। फिर उसमें परचेज रिटर्न भी एक, नहीं तो एक काम करेंगे इसमें लिख लो वर्किंग नोट, इस पे अपन एक वर्किंग नोट बना, 3-4 आइटम है तो वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट नंबर अपन देख लेंगे, जो भी वर्किंग नोट नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, यहाँ पे वेजेस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 25,000। तो यहाँ पर आप वेजेस लिख लो 25,000 रुपीज का आपने वेजेस लिखे। ओके, क्लेम तक पहुंच गए स्टूडेंट, रुको अभी हड़बड़ी मत करो, नई चीज सिखाना है, इसमें क्लेम गलत होगा मोस्ट प्रोबेबली, अभी मेरी बात सुनो। 25,000 वेजेस हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये सेल्स ऑन अप्रूवल का पॉइंट कहता है, मैं परचेज पे आऊंगा, परचेज के एडजस्टमेंट पे, ये परचेज से रिलेटेड पॉइंट है, ये भी परचेज से रिलेटेड है आपका, ये परचेज का फिगर है और ये परचेज रिटर्न, तो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया जो परचेज से रिलेटेड पॉइंट है, उस पर अपन आएंगे। अब वो क्वेश्चन में हमसे कहता है यहाँ पे कि भाई सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू ₹81,000, नो कंफर्मेशन हैड बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ सच गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो वो कहता है अपने से कि आपने सेल्स इंक्लूड करता है, क्या चीज सेल्स इंक्लूड करता है, 81,000 रुपीज का जो सेल्स ऑन अप्रूवल पे आपने भेजे थे, सेल्स ऑन अप्रूवल पे जो आपने भेजे थे, तो 81,000 जो सेल्स ऑन अप्रूवल है तो वो इंक्लूड करता है। लेकिन अप्रूवल कितने पे आया, अप्रूवल सिर्फ अपने को आया 50% पे, तो 50% जिसपे अप्रूवल आया वही सेल्स हुआ, जिसपे अप्रूवल नहीं आया वो सेल्स नहीं है। इसका मतलब जब अपन सेल्स की फिगर जो यहां पे निकाल रहे, इसका मतलब इसमें से अपन माइनस करेंगे लेस सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस on which no approval received, जिस पे अपने को अप्रूवल रिसीव्ड नहीं हुआ। तो 81,000 पे 50% पे अप्रूवल हुआ, तो 50% पे अप्रूवल नहीं हुआ, सो 81,000 का 50% होता है आपका 40,500, 40,500। तो आपका इस पे अप्रूवल नहीं हुआ, तो क्या ये सेल्स है कि अपना, ये सेल्स नहीं है अपना, ये सेल्स नहीं है, तो इसलिए अपन इसको भी यहां पे माइनस करें। तो अब अपनी यहां पे जो फिगर आ जाएंगी वो फिगर कौन सी आ जाएंगी आपकी, एक्चुअल सेल की। सो 10 लाख माइनस 9,500 माइनस 40,500, तो ये आता है 9,50,000 रुपए। लेकिन एक चीज ख्याल रखना आपने, 9,50,000 सेल्स है वो ठीक है, लेकिन एक चीज ख्याल रखना, अपने को जिसपे अप्रूवल नहीं आया वो गुड्स अपना किसके पास रखा हुआ है, वो गुड्स अपना कस्टमर के पास रखा हुआ है।
तो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ओके, अब यहां पे अपन आते हैं नेक्स्ट। यहां पे ये जो अपना सेल्स कितना हुआ आपका 9,50,000 रुपए, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहां पर आप लिखेंगे सेल्स बाय सेल्स वर्किंग नोट नंबर 2। अभी वर्किंग नोट 9,50,000, 9,50,000। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जो अगर आप क्लेम कैलकुलेट कर रहे हो तो 99% क्लेम गलत कैलकुलेट कर जाओगे, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आने वाला है, वो क्वेश्चन काफी कुछ चेंज कर देगा। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो हमने ये सेल्स की चीजें सारी हमने लिख ली। अब परचेज का हमारा एक कैलकुलेशन बचा है, लेकिन सेल्स से जो कंसाइनी के पास, कंसाइनी कह रहा हूं, कस्टमर के पास जो गुड्स रखा हुआ उस पर अभी डिस्कशन करना है। अब ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है, इसलिए आप बच्चों हर बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट अभी होने जा रहा है। ओके, इस पे अपन एक वर्किंग नोट भी बना लेंगे, डोंट वरी। अब मैं कहता हूं यहां पे, ये अब डिस्कशन वाली बात, ध्यान से सुनना मेरे। मैंने कहा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। मैंने क्या कहा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल। तो क्वेश्चन में हमारा जीपी रेशो जब हमने कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 1 में, वो 20% आया। तो पिछले साल 2020 की बात करूं तो वो 20% जीपी रेशो है सेल्स पे। इसका मतलब ये जो है आपका, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% आया था, किसके ऊपर आया था? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स 100 आपने माने, तो कॉस्ट कितना होगा? 80। ये 2020 की बात है। अब 2021 में जब आग लगी, तो क्या इस साल भी जीपी रेशो यही था क्या? वैसे तो अगर क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं तो हम यही मानते, क्वेश्चन में अगर कुछ बोले नहीं तो हम यही मानते जो पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था वही रेशो इस साल भी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो मैं यही मानता कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पिछले साल 20% था, सेम इस साल भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% ही है। मैं यही मानता अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता कि जो पिछले साल था जीपी रेशो वही जीपी रेशो इस साल है। ये क्वेश्चन इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, ये पॉइंट को। अब वो कहता है कि यहां पे ये जो हाईलाइट कर रखा हूं इसको पढ़ो। सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। मतलब इस साल, जिस साल आग लगी, सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गई। तो मैं कहता हूं जब मैं 21 में आया तो जो सेलिंग प्राइस जो थी आपकी 100 से बढ़ के वो 120 हो गई। वो कितना हो गया आपका? 120। और उसने ये नहीं कहा सेलिंग प्राइस बढ़ गई, अब उसने ये 100 की 120 हो गई। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, कॉस्ट आपका एज इट इज 80 है, एज इट इज 80 है। मगर जो चीज आप 100 में बेच रहे थे और जिसकी कॉस्ट 80 थी पिछले साल, एग्जाम्पल कॉस्ट जिसकी सेलिंग, जो आप सपोज कोई चीज 100 में बेच रहे थे उसकी कॉस्ट 80 थी, तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता था। अब वही चीज कॉस्ट एज इट इज है, सेम है, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है, कॉस्ट आपकी सेम है और ये आपकी चेंज हो गई। तो अब मैं जो चीज 100 की बेच रहा था, ओके अब आवाज आएंगी तो आप मुझे बताएं, क्लियर है आवाज? ओके डन। अब ध्यान से सुनेंगे आप, यहां पे आपका कॉस्ट कितना था? आपका पिछले साल जो कॉस्ट आपकी 80 थी, मैंने कहा कि पिछले साल प्रॉफिट 20% आपका 100 का था, तो यहां पर अपन ने 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल 20% था, तो भाई सेल्स को 100 लिए, ग्रॉस प्रॉफिट 20 और आपका कॉस्ट हुई 80। तो क्वेश्चन अगर आपको कुछ नहीं कहता तो हम यही मानते कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, अगर आपको यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यही मानते कि पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, मैं फिर से पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से मैं इस पॉइंट को, ओके, फिर से मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं।
ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। फिर से वंस अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं। ओके, अब ध्यान से मैं कहता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका जो 20% पिछले साल था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, जो हमने पिछले क्वेश्चन जितने भी करे, हमने पिछले भी जितने क्वेश्चन करे उसमें हमने क्या देखे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो दिया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर हमको जो पिछले साल का है वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल भी रहेगा, हम वही मानते, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल था वही साल का है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई करे कि इस साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका बदल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था, यहां पे देखो सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। मतलब इस साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप इस साल आपका सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ रहा है। उसने कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसने कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसने हमसे कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 20% से बढ़ा। इसका मतलब आप स्क्रीन पे देखोगे, इसका मतलब यहां पे जो कॉस्ट थी, कॉस्ट आपकी पिछले साल 80 थी, इस साल भी कॉस्ट आपकी कितनी 80। तो जो कॉस्ट आपकी 80 थी, जो कॉस्ट आपकी 80 थी, इस साल भी वो 80 ही है। लेकिन वो कहता है कि सेलिंग प्राइस जो आपकी 100 थी, वो सेलिंग प्राइस वो बढ़ के 120 हो गई। मतलब जो चीज अगर सपोज 100 में बेच रहे तो 20% सेलिंग प्राइस बढ़ गई, अब उसको अपन वही चीज को 120 में बेच रहे। तो मुझे बताओ, कॉस्ट 80 की 80 है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो हम पिछले साल 100 रुपए की जो चीज बेच रहे थे, इस साल हम उसको कितने रुपए में बेच रहे, 120 में। तो अब आप मुझे बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सबसे पहले मैंने कहा कि ये पहले लिखा कॉस्ट वैसी है, सेकंड मैंने ये लिखा कि सेलिंग प्राइस मेरी 120 हो गई, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो कितना हो जाएगा यहां पे। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका। ओके, मेरे को एक बात बताओ, आपको मैं अभी कह रहा हूं आपको कि सेलिंग प्राइस चेंज, उसने बोला सेलिंग प्राइस चेंज हुई उसने, ठीक है। कोई चीज जो 100 की बेचते उसने कैसा कॉस्ट के बारे में नहीं बोला कि कॉस्ट चेंज हो रही है, कॉस्ट के बारे में उसने बोला कि कॉस्ट चेंज हो रही है, नहीं, उसने बोला सेलिंग प्राइस है। अगर तो सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है उसने, तो सेलिंग प्राइस बढ़ी तो हम यही अज्यूम करेंगे कि सिर्फ सेलिंग प्राइस ही बढ़ी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अब मैं कहता हूं कि आपने कॉस्ट आपसे 80 है और सेल्स आपका 120, तो आप मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट इज करेक्ट, वेरी गुड सुमित्रा, गौर, अनन्या, वेरी गुड। तो ये आपका प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 40, ये आपकी नई चीज है। अब आप बोले कि सर कॉस्ट, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो गलत सोच रहा है कि कॉस्ट कैसा, कहां लिखा गया कॉस्ट नहीं बदली। अरे भाई सेलिंग प्राइस के बारे में बोल तो उसी को मानेंगे, यही अज्यूम करेंगे कि कॉस्ट वैसी है आपकी, ठीक है। अब यहां पे ये आपका नया रेशियो बन गया प्रॉफिट का। अब इससे ये समझ में आता है अपने को, इससे ये समझ में आता है कि सिर्फ मेरा एक एक पॉइंट अब आगे बढ़ेगी। मैं ये कहता हूं आपसे कि मेरे जो गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है वो कितना है 50%, जिसका अप्रूवल नहीं है, दैट इज 40,500। वो तो मैंने इसी साल भेजा हो ना, जो कस्टमर के पास गुड्स रखा हुआ सेल्स ऑन अप्रूवल जो आपने भेजे, वो तो आपने इसी साल, आपने ये एज्यूम करके इस साल उसको आपने भेजे हो। तो जब आपने उसको इस साल गुड्स जो भेजे थे, तो इस मार्जिन पे गया होगा कि इस मार्जिन पे, ये वाले मार्जिन पे गया। तो जब मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं, यहां पे वर्किंग नोट नंबर इसको मैं लिख लेता हूं, वर्किंग नोट नंबर 3, इसके ऊपर भी एक वर्किंग नोट बना देता हूं। मेरे को एक काम करो, इस पे भी एक वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट डाउन देयर फॉर ईयर 2020, cost of goods sold was 80, gross profit rate 20, and sales 100. For year 2021, cost of goods sold was 80,
ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब एक और चीज आप कर सकते हैं, ये ऐसे भी निकाल ग्रॉस प्रॉफिट किसके फॉर्मूले से, अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे तो ये 40 आपका है, तो अगर रेशियो निकाले अपन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रेशियो अगर निकाले, जीपी रेशियो मैं लिख देता हूं रफली, जीपी रेशियो ये 2021 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट 40, ये 120 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 40 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 30, ये आपका 33.33%, और यू कैन से 1/3 ऑफ सेल्स। 1/3 ऑफ सेल्स हुआ ना, ये देखो, ये 40 है, ये 120 है, तो ये कितना हो गया, 1/3 ऑफ सेल्स। ओके, 1/3 ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 1/3, तो सेल्स आपका 120, ये 40, तो आप यहां पे लिख लो जीपी रेट, आप लिख सकते हैं यहां पे 33.33%, 33.33% ब्रैकेट में लिख लो, 1/3 ऑफ सेल्स एंड सेल्स 120, तो ये 33.33% लिखा हूं मैंने, 33.33%, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, सर ये तो 40 था, तो सेल्स का वो 33.33, 1/3 ऑफ सेल्स, ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज सेल्स का 30, ये 40 से कंफ्यूज मत हो जाना, वो 30 सेल्स का 40 जो है, सेल्स 120 है, तो वो 40 है, तो सेल्स का कितना हुआ 33.33%, दैट इज 1/3 ऑफ सेल्स, इसको लिख लेंगे आप। और सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन में पता है क्या होता है, ये जो मैं बॉक्स से सब बनाता हूं, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सिंपल रहता है, ये डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से इसको समझा करो। ओके, अब अपन निकालते, अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन कैलकुलेट करेंगे जो अपना कस्टमर के पास गुड्स रखा हुआ, तो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ cost of goods with customer। यहां पे आपने कस्टमर को, जिस पे अप्रूवल नहीं आया था, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स विथ कस्टमर 81,000, उसका 50% पे अप्रूवल नहीं आया, सो 40,500 लेस प्रॉफिट ऑन अबव, प्रॉफिट ऑन अबव। अब मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, और आप मेरे को बताओ ध्यान से, 40,500 प्रॉफिट ऑन अबव, आप मेरे को बताओ इस पे कितना प्रॉफिट है, ये मेरे को बताओ कितना प्रॉफिट है, तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर आ जाएगा, तो आप ये कैलकुलेट आप करके बताओ प्रॉफिट ऑन अबव कितना। ध्यान रखना 2021 का है ये, तो प्रॉफिट रेशियो 80, 40 और 120 हो, ध्यान रखना, कॉस्ट इज 80, प्रॉफिट इज 40, सेल्स इज 120, और यू कैन से 1/3 ऑफ सेल। अब आप कैलकुलेट करो, बोल ही दिया मैंने काफी कुछ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर, कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर, ओके, कैलकुलेट करेंगे अब आप। वेरी गुड, करेक्ट बेटा, दर्शिका करेक्ट आंसर, जाशनी करेक्ट आंसर, ओके, किशन करेक्ट आंसर, सृष्टि करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, यादव यू आर ऑल्सो करेक्ट। हेलो, हेलो, पता नहीं आज क्यों क्या हुआ, उसको मैं ये ब्रेक में एक बार कॉल करके नेट का करवा लेता हूँ। चलिए अपन वैसे कर लेते, मगर इसको, ये वीडियो को वो कर लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना, नहीं तो वो ना बीच में हो क्वेश्चन के इसमें में, तो अपन ये वीडियो भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसको बाद में मर्ज कर लेंगे अपन।
नहीं नहीं नहीं, लाइव लेना बेटे, कर लेते अपने क्वेश्चन करके मैं जल्दी ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ अब आप देखेंगे यहां, ओके, अब ध्यान से कि आपका यहां पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर की अगर अपन बात करें, कितना का अप्रूवल नहीं आया था, 81,000 जो आपका था, 81,000 में से 50% का अप्रूवल नहीं आया था, मतलब वो हमारा सेल्स नहीं था, वो कस्टमर के पास गुड्स रखा हुआ है, तो वो 40,500। फिर से मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, 81,000 का गुड्स हमारा कस्टमर के पास रखा हुआ है और 81,000 उसमें से 50% का अप्रूवल नहीं आया, मतलब 40,500 वो सेल्स नहीं है, तो वो हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा, हम ही उसके मालिक है। आपने जवाब भी सही दिए थे बच्चों ने, काफी बच्चों ने सही जवाब दिए थे कि उसमें प्रॉफिट कितना इस साल का है, तो आप कैलकुलेट जब प्रॉफिट करोगे इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1/3 ऑफ सेल्स कह लो, या 40,500 का 1/3 ले लो, तो 1/3 जो आपका आता है दैट्स कम 13,500। और आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, इस और एक तरीके से मैं बता देता हूं कि एक और तरीका जो आपका, आप कह सकते थे कि 40,500 अगर 120 है तो 40 कितना, 40,500 अगर 120 है तो 40 कितना, 13,500। तो आपका 40,500 में 13,500 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स कस्टमर इज 27,000। ओके, 27,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर। ओके, अब इसको आप जाएंगे, हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, यहां पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर, कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर फॉर अप्रूवल, सेल्स ऑन अप्रूवल पे जो भेजे उसी के पास रखा हुआ है। ओके, ये हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर कौन सी थी हमारी, वर्किंग नोट नंबर 4, दैट्स कम 27,000, कितना आ रहा है 27,000। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात, ये हो गया कैलकुलेशन हमारा, हमारा सिर्फ परचेज बचा है और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, फिर अपन नॉर्मल प्रोसेस रहेगी। अब परचेज जब अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उस पर भी एक वर्किंग नोट बना लेते परचेज पे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 तक हो गया, वर्किंग नोट नंबर 5, calculation of adjusted purchase, calculation of adjusted purchase, calculation of adjusted purchase। सो क्वेश्चन में परचेस कितना दिया, जो हाईलाइट करा हुआ है ब्लूइंग से, उस पे ध्यान देंगे। परचेस क्वेश्चन में कितना दिया आपको, वो परचेस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ये 6,75,000 और परचेज रिटर्न 10,000, एक एक करके आप लिखते जाओ वहां पे। परचेज 6,75,000, 6,75,000 लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न, वो है आपका 10,000 रुपीज का परचेज रिटर्न। अब क्वेश्चन में उसने अपने को यहां पे गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज कितना, ड्रॉइंग्स कितना है, 5,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स है, और आपने फ्री सैंपल के लिए कितना दिए 2700 का। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या एंट्री पास होती है, पहले एडजस्टमेंट आ गया, कुछ नया नहीं है, क्या एंट्री पास होती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग्स हो तो ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज में से कम करते हैं।
सो यहां पे आप लेस करोगे ड्रॉइंग्स, वो अमाउंट आपको जो ड्रॉइंग्स का दिया 5,000 रुपए, और फ्री सैंपल, फ्री सैंपल बोलो या एडवर्टीजमेंट बोलो, फ्री सैंपल 2,700। सो ये फिगर आपका यहां पे आ जाएगा किस चीज का, एडजस्टेड परचेज 6,75,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,700, तो ये आता है आपका 6,57,300, 6,57,300। डन, ये लिखे आप लोगों ने 6,57,300। अब आप जाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको वहां पे लिख देंगे। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर फिफ्थ में जो आपने अभी कैलकुलेट करे 6,57,300, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में गड़बड़ नहीं करना। एक ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख जो 50,000 का आपका सेल्स है उसका 1/3 है, उसका 1/3 है ये। सो 9,50,000 का 1/3 वो आता है आपका 3,16,667। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि 9,50,000 रुपए अगर 120 है तो फिर 40 कितना। ठीक है, अब आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आएगा, कैलकुलेट करेंगे अब आप ये 1,00,000 प्लस 657,300 प्लस 25,000 प्लस 3,16,667। तो ये आपकी टोटल आई यहाँ पे 10,98,967, 10,98,967 माइनस 9,50,000 माइनस 27,000। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर वो है आपकी 1,21,967। दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर। ये हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करे। कुछ बच्चों ने क्लेम का अमाउंट बताए, अभी देखते हो करेक्ट है कि नहीं है। ओके, लेकिन साथ साथ में आप करो यहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर दैट इज 1,21,967 लेस सैल्वेज गुड्स, कुछ दिया है अपने को सैल्वेज गुड्स, क्वेश्चन में यस दिया हुआ है, वो आपका 21,967। सो 21,967। तो आपका यहां पे अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक विल बी 1,00,000 रुपीज। अब आप जल्दी से बताओ क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, क्या एवरेज क्लॉज यहां पे एप्लीकेबल, क्योंकि स्टॉक पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में आपको जो दी हुई वो दी हुई आपको 70,000 रुपए, 70,000। सो पॉलिसी जो है वो तो 70,000 रुपीज की है, लेकिन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1,21,967। तो क्या यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा कि ये बताएंगे आप, क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्या? यस सर, ठीक, करेक्ट यास्मीन, करेक्ट। ओके, तो 1,00,000 इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहां पे एवरेज क्लॉज आप इसके नीचे लिखेंगे, आप एवरेज क्लॉज वाला पॉइंट, पॉलिसी अमाउंट, करेक्ट है सबने से, अनन्या करेक्ट है, पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज 70,000 whereas insurable sum, insurable sum that is stock on the date of fire, stock on the date of fire is रुपीज, कितना आया था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, अभी कैलकुलेट करें हमने 121,967, 121,967 इज ऑफ रुपीज 121,967। ओके, दैट मीन्स it is a case of
under insurance, hence average clause will apply. Average clause will apply. Amount of claim, amount of claim equals to policy amount divided by stock on the date of fire multiply by loss of stock, multiply by loss of stock. पॉलिसी अमाउंट ही आपकी 70,000, $1,21,967 मल्टीप्लाई बाय लॉस 1,00,000 का था। ये अमाउंट आ रहा है 57,393 कर लो इसको, करेक्ट। ओके, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिए थे पहले, सही आंसर दिए थे। ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन एक अलग था, क्यों क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा हम 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपन करेक्ट बेटा। ओके, करेक्ट 57,393, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन में क्या चीज अलग थी, अपन वो 2 मिनट एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आपको तो पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बना टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें आपने देखे कि कैरेज इनवर्ट एक पहली बार है, डायरेक्ट एक्सपेंस है वो, इसलिए आपने यहाँ पे डेबिट किए। उसके जीपी रेशियो कैलकुलेट करे 20% आया। फिर उसके बाद कैलकुलेशन में एक्चुअल सेल जो आपने कैलकुलेट करे, क्रेडिट सेल दिया था तो 25% है, तो कैश सेल 75, तो वो निकाले, टोटल सेल्स आ गया। टोटल सेल्स में से फिर आपने सेल्स रिटर्न माइनस करे, और जो अप्रूवल जिसका नहीं आया था वो भी सेल्स नहीं, तो ये आपका नेट सेल आ गया 9,50,000। लेकिन मैं जब ये कैलकुलेट करने लगा यहाँ पे कि 40,500 जिस पे अप्रूवल नहीं आया, वो गुड्स मेरा किसके पास रखा हुआ है, कस्टमर के पास रखा हुआ, तो वो मेरा गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर निकालना होता है। लेकिन उसके निकालने के पहले मेरे को जीपी रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस वक्त उसने बोला कि सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गई, जो 100 था वो 120 आपकी हो गई, तो यहाँ पे कॉस्ट 80, ये 120, तो ये प्रॉफिट हो गया 40। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ये आप ऐसा भी रेशियो बोलू, आई कैन से 40 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स कम 33.33%, और यू कैन से 1/3 ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट करे, फिर आपने देखे जो कस्टमर का जिस पर अप्रूवल नहीं आया वो गुड्स जो हमारा रखा, उसकी सेल वैल्यू 40,500 है, उसमें से प्रॉफिट हटाया 1/3 उसका, तो कॉस्ट आ गया, ये आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिए। परचेज का भी हमने बना ली थी, परचेज है, परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स और फ्री सैंपल है, वो यहाँ पर आपने लिखे थे, परचेज का फिगर भी आ गया। से क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा ये अलग था यहाँ पे। अब ऐसा है कि मैं आज थोड़ा सा इसलिए जल्दी, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे टेक्निकल कुछ चीजें यहाँ पे करना है सिस्टम पे, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी ब्रेक दे रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होके ब्रेक के बाद आना है, क्योंकि ब्रेक के बाद जो मैं सेशन लूंगा वो थोड़ा सा फिर बराबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फर्स्ट सेशन के कंपेयर में। ओके, और जब तक अगर आपके कोई डाउट है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देंगे, और ब्रेक के बाद मैं वो डाउट्स आपसे कह दूंगा। ओके, अगर अभी आपको ख्याल नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान ब्रेक में करके वहाँ चैट बॉक्स में लिख दो, और फिर ब्रेक के बाद वो डाउट्स भी मैं डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा। तो आपको अभी यहाँ पे ब्रेक दिया जा रहा है, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक इसके बाद जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक मैं देता हूँ, टेक केयर।